हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज है 24 अगस्त और आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे 24 अगस्त 2020 के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। पूरी वीडियो आपको डिटेल में बहुत ही अच्छे तरीके से समझाई गई है। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना जिससे आने वाली वीडियोज़ मिस ना हो आपसे। और दोस्तों आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर डेली क्विजेज कराई जाती हैं, तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके उसमें डिस्कशन भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे आप लोग डिस्कशन भी कर सको और क्विजेज वगैरह भी सॉल्व कर सको। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे का हमारा पहला क्वेश्चन था, वर्ष 2020 में कितने व्यक्तियों को लाइफ टाइम अचीवमेंट कैटेगरी में द्रोणाचार्य का पुरस्कार दिया जाएगा। तो द्रोणाचार्य अवार्ड इस बार 8 व्यक्तियों को दिया जा रहा है लाइफ टाइम अचीवमेंट की कैटेगरी में, 5 व्यक्तियों को रेगुलर कैटेगरी में, टोटल 13 व्यक्तियों को दिया जाएगा द्रोणाचार्य पुरस्कार। वर्ल्ड फोटोग्राफी डे ये 19 अगस्त को मनाया जाता है। इन दोनों क्वेश्चंस के बारे में जो लोगों ने करेक्ट और डिटेल में आंसर किए थे, ऐसे सबसे पहले 15 लोगों के नाम मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। चलिए बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने काले सागर में प्राकृतिक गैस रिजर्व की खोज की है। तो अभी हाल में तुर्की ने दोस्तों काला सागर में एक बहुत ही बड़े प्राकृतिक गैस रिजर्व की खोज की है। इसमें 320 बिलियन क्यूबिक मीटर की गैस की मात्रा पाए जाने की संभावना व्यक्त की जा रही है। ठीक है, कितना? 320 बिलियन क्यूबिक मीटर। हालांकि तुर्की इसे निकालने में 2023 तक का वक्त लगा देगा। 2023 तक गैस निकाला जा सकेगा और उसे यूज किया जा सकेगा तुर्की के द्वारा। अभी अगर तुर्की की बात की जाए तो तुर्की का जो मैक्सिमम एनर्जी वाला पोर्शन है, वो जो एनर्जी लेता है, आयात करता है, वो मेनली रसिया से लेता है। यानी कि एनर्जी के लिए रसिया पर ये ज़्यादा डिपेंडेंट है। ठीक है, तुर्की। वर्ल्ड मैप में देखते हैं तुर्की है कहाँ पर, तो आपको कुछ ज़्यादा समझ में आएगा। तो दोस्तों सबसे पहले ये रहा हमारा प्यारा भारत। यहाँ से हम लोग आएंगे, इस साइड में आपको दिख जाएगा तुर्की। ठीक है, तुर्की जो देश है ये ऐसा देश है दोस्तों, ये एशियन कॉन्टिनेंट में भी पड़ता है और यूरोपियन कॉन्टिनेंट में भी पड़ता है। मैंने आपको कई बार बताया है। तुर्की हो गया, उसके बाद रसिया वगैरह हो गया, ये देश ऐसे हैं जो दो कॉन्टिनेंट में पड़ते हैं, दो महाद्वीप में पड़ते हैं। ठीक है, ये एशिया महाद्वीप में भी होते हैं इनका कुछ पार्ट, और कुछ पार्ट इनका यूरोप महाद्वीप में आता है। अब देखिए काला सागर कहाँ पर है, ये रहा काला सागर, ब्लैक सी। तुर्की ये कंट्री है, तो यहीं पर ब्लैक सी में प्राकृतिक गैसों का भंडारण पाया गया है। क्लियर? अंकारा होती है तुर्की की राजधानी, और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं रेसेप तैयप एर्दोगन। कौन? रेसेप तैयप एर्दोगन। यहाँ की करेंसी होती है तुर्किश लीरा। ओके, तुर्किश लीरा। अच्छा, ब्लैक सागर ये हो गया, यानी काला सागर ये हो गया, और इधर है कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर के बारे में मैंने आपको बताया था, अगर याद हो काफ़ी दिनों पहले, कि ये एक सबसे बड़ा लैंड लॉक्ड सागर है। ठीक है, कैस्पियन सागर दुनिया का सबसे बड़ा लैंड लॉक्ड सागर है। लैंड लॉक का क्या मतलब हुआ? चारों तरफ से इसमें ज़मीन है। ठीक है, देखिए चारों तरफ ज़मीन से ये घिरा हुआ है कैस्पियन सागर। तो और किसी सागर में आप लोग नहीं देखेंगे ऐसा। यहाँ पर भी थोड़ा सा खुला हुआ है, पासेस बने हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश में वेस्ट नाइल वायरस के कारण पहली मौत दर्ज की गई। तो अभी हाल ही में स्पेन में दोस्तों वेस्ट नाइल वायरस के कारण पहली मौत दर्ज की गई है। ये मच्छरों द्वारा फैला हुआ वायरस है वेस्ट नाइल वायरस। वेस्ट नाइल वायरस दोस्तों पहली बार देखा गया था 1937 में, 1937 में ये खोजा गया था पहली बार। लेकिन ये कहाँ पर खोजा गया था? युगांडा में। ठीक है, युगांडा में पहली बार इसका मामला आया था 1937 में, वेस्ट नाइल वायरस का। ये मच्छरों द्वारा फैलता है। ठीक है, लेकिन ये वायरस पाया जाता है पक्षियों में। ध्यान रखिएगा, ये पक्षियों में पाया जाने वाला वायरस है, लेकिन फैलता है मच्छरों के द्वारा। ठीक है, अब देखिए वेस्ट नाइल वायरस जो है दोस्तों एक प्रकार का जानलेवा वायरस तो हो ही चुका है। ये एक प्रकार का आरएनए वायरस है, आरएनए वायरस है ये। वेस्ट नाइल वायरस से बुखार भी हो जाता है, वेस्ट नाइल बुखार जिसे कहते हैं। ये वायरस जो है दोस्तों ये फ्लेविविरिडे फैमिली का है। किससे? फ्लेविविरिडे फैमिली से। और इसी फैमिली से जीका वायरस, येलो फीवर, डेंगू वायरस, ये सभी इसी फैमिली के हैं, फ्लेविविरिडे फैमिली से। इस फैमिली का नाम भी आपको याद रखना है। ठीक है, इसी फैमिली से डेंगू वायरस भी है, येलो फीवर जो होता है इसी फैमिली का वायरस है, जीका वायरस भी इसी का है, और इसी का अब ये वेस्ट नाइल वायरस। ठीक है, ये सब मच्छरों द्वारा फैलाए जाते हैं।
ओके, चलिए अब स्पेन में ये पहला मामला सामने आया है, तो हम लोग स्पेन के बारे में जान लेते हैं कहाँ पर है। तो सबसे पहले ये रहा हमारा प्यारा भारत। यहाँ से हम लोग आएंगे यूरोपियन कंट्री में। हम सभी को पता है कि यूरोपियन कंट्री है स्पेन, और यूरोप में यहाँ पर सबसे नीचे आपको मिल जाएगा स्पेन, ठीक है, पुर्तगाल के बगल में। स्पेन की राजधानी होती है मैड्रिड, और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं पेड्रो सैंचेज। यहाँ की करेंसी होती है यूरो। अगला क्वेश्चन है, प्राइवेट सेक्टर द्वारा निर्मित भारत की पहली किस मिसाइल का पोखरण में परीक्षण हुआ? तो अभी हाल ही में भारत की पहली प्राइवेट सेक्टर द्वारा बनाई गई भारत की पहली मिसाइल पिनाका का पोखरण में परीक्षण हुआ है। पोखरण राजस्थान में पड़ता है। राजस्थान के पोखरण में इसका परीक्षण किया गया। DRDO की निगरानी में इसका परीक्षण किया गया, टेस्टिंग किया गया। ये भारत की पहली प्राइवेट सेक्टर द्वारा बनाई गई मिसाइल है, ठीक है, पिनाका मिसाइल। इसका निर्माण किसने किया है, किस कंपनी ने? इसका निर्माण किया है इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव लिमिटेड ने। इसकी रेंज इस समय हो चुकी है 120 किलोमीटर। 120 किलोमीटर। पहले जो पिनाका मिसाइल हुआ करती थी उसकी रेंज 40 से 75 किलोमीटर हुआ करती थी, ठीक है, लेकिन अब इसकी रेंज बढ़ा करके 120 किलोमीटर कर दी गई। अच्छा, इसमें कुछ और भी एडवांस फीचर्स ऐड किए गए हैं पिनाका मिसाइल्स में। जैसे पहले ये गाइडेड सिस्टम से लैस नहीं था, लेकिन अब इसे गाइडेड सिस्टम से लैस कर दिया गया, और भी एडवांस टेक्नोलॉजीज भी जोड़ दी गई हैं। अब ये मिसाइल बिल्कुल सटीक निशाना लगा रही है। 44 सेकेंड में दोस्तों 12 गाइडेड रॉकेट दागने में भी ये सक्षम है। इसकी रेंज मैंने बताया 120 किलोमीटर हो चुकी है पिनाका गाइडेड मिसाइल की। तो DRDO की निगरानी में इसका परीक्षण किया गया। DRDO के बारे में भी जान लीजिए। 1 जनवरी 1958 को 1958 में DRDO की स्थापना हुई थी। 1 जनवरी को इसीलिए DRDO दिवस मनाया जाता है। इसके करंट टाइम पर अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी जी, और हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। अगला है, हाल ही में किसने राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ वृक्षारोपण की मॉनिटरिंग करने के लिए हरित पथ नामक ऐप लॉन्च किया? तो अभी हाल ही में NHAI ने, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने हरित पथ नाम का एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है। इस एप्लीकेशन का मेन उद्देश्य यही है कि जो नेशनल हाईवेज हैं उनके साइड में जो वृक्षारोपण होता है उनकी मॉनिटरिंग की जा सके, साथ ही साथ उनको जियो टैग भी किया जा सके। तो इसके थ्रू जियो टैगिंग भी शुरू हो चुकी है। ऑलरेडी 7800 पौधों की जियो टैगिंग की जा चुकी है, जो हाईवेज के साइड में लगाए गए हैं, ठीक है। राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ साथ जो वृक्षारोपण हैं उनकी भी मॉनिटरिंग की जाएगी इसके थ्रू। अब इसके साथ ही दोस्तों NHAI ने, यानी नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने हरित भारत संकल्प नाम का एक वृक्षारोपण अभियान भी शुरू किया है। बहुत इंपॉर्टेंट, इसे याद रखिएगा, हरित भारत संकल्प अभियान। तो इसी अभियान के तहत, इसी कैंपेन के तहत ये शुरू किया गया है, ठीक है। NHAI ने इसे शुरू किया है। NHAI के बारे में थोड़ा सा और जानिए। इसकी स्थापना हुई थी 1995 में, 1995 में। नई दिल्ली में है इसका हेडक्वार्टर, और इसके चेयरमैन हैं सुखबीर सिंह संधू जी। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, हाल ही में NPCI ने किस नाम से अपनी अंतर्राष्ट्रीय सहायक कंपनी लॉन्च की? तो अभी हाल ही में NPCI यानी कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसने अपनी अंतर्राष्ट्रीय सहायक कंपनी NPCI इंटरनेशनल्स के नाम से लॉन्च कर दी है। अब जो काम इंडिया में NPCI कर रही है, यही ये इंटरनेशनल लेवल पर करना चाहती है, फैलना चाहती है, ठीक है। तो NPCI यानी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसकी इंडिया में बहुत ही एक चर्चित सर्विस चलती है UPI, आप सभी यूज़ करते होंगे। UPI सर्विस, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है इंडिया में। तो इसी टेक्नोलॉजी को, इसी सर्विस को ये इंटरनेशनल मार्केट में भी उतारेगी NPCI। क्लियर है? चलिए, अच्छा, UPI से एक पॉइंट मुझे याद आ रहा है। अभी कुछ ही महीनों पहले एक डेटा रिलीज हुआ था कि सबसे ज़्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन कहाँ पर होता है। तो भारत में सबसे ज़्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन करने के मामले में बेंगलुरु था टॉप पर, और उसमें बताया गया था कि बेंगलुरु सबसे ज़्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन करता है, और डिजिटल ट्रांजैक्शन में सबसे ज़्यादा इंडिया में यूज होता है UPI, ठीक है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। UPI सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। तो UPI इसी की सर्विस है, NPCI की, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की। NPCI के बारे में थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। पहले NPCI की स्थापना दोस्तों हुई थी 2008 में। कब? 2008 में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, और दिलीप असबे जी हैं इसके वर्तमान में मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। NPCI इंटरनेशनल जब बनाया गया है, इसके भी CEO वगैरह बनाए गए होंगे। तो इसके CEO और अध्यक्ष बनाए गए हैं रितेश शुक्ला जी। कौन? रितेश शुक्ला। क्लियर है? नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, MSME मंत्री नितिन गडकरी ने गैर विषैले कृषि उत्पाद बेचने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया?
तो अभी हाल ही में हमारे MSME यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज मंत्री नितिन गडकरी जी ने एक वेदकृषि.com नाम से पोर्टल लॉन्च किया है, जिसका मेन पर्पज़ यही है कि गैर विषैले कृषि उत्पाद बेचे जा सकें। ठीक है, तो इस पोर्टल के थ्रू बेसिकली होगा ये कि जो भी किसान हैं, जो फार्मर्स हैं, वो अपने प्रोडक्ट्स जैसे उनके डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, ठीक है, वेजिटेबल्स वगैरह हो गई, सब्जियां वगैरह, अनाज हो गए, दालें या फिर किराना से रिलेटेड जो भी चीज़ें हो गई, उसकी सेलिंग कर सकेंगे ऑनलाइन इस पोर्टल के ज़रिए। ठीक है, इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए। अब इस प्लेटफॉर्म से हो यही जाएगा कि किसान डायरेक्टली कस्टमर से जुड़ जाएंगे। जैसे आप लोग डायरेक्टली जुड़ते हो फ्लिपकार्ट के थ्रू किसी भी जो प्रोडक्ट के सेलर होते हैं उनसे, तो जो प्रोडक्ट का सेलर होता है वो फ्लिपकार्ट पोर्टल के ज़रिए डायरेक्टली कस्टमर से मिल जाता है, अटैच हो जाता है। तो ऐसे में जो बीच में आने का जो भी लोग बाकी के दुकानदार होते हैं जो अपना अपना चार्ज लेते हैं, वो सभी कम हो जाता है। यही वजह है कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म आजकल तेज़ी से ग्रो हो रहा है और कंपटीशन इसका बढ़ा रहा है। ठीक है, तो कुछ ऐसा ही यहाँ पर भी होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है कीथ क्रिस्टोफर राउली किस देश के प्रधानमंत्री बनाए गए। तो अभी हाल ही में कीथ क्रिस्टोफर राउली दोस्तों त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। ये दूसरी बार लगातार बने हैं यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कीथ क्रिस्टोफर राउली। इमेज में जो आपको दिख रहे हैं यही हैं कीथ क्रिस्टोफर राउली। ये त्रिनिदाद और टोबैगो देश के बन जाएंगे एक बार फिर से पीएम। ये जो देश है त्रिनिदाद और टोबैगो, ये एक साउथ अमेरिकन कंट्री है दोस्तों, वेनेजुएला के पास में स्थित है। अभी मैं आपको वर्ल्ड मैप में दिखाऊंगा। इसके लगातार दूसरी बार पीएम ये बन गए हैं। चलिए वर्ल्ड मैप में चलते हैं और देख लेते हैं इस देश के बारे में। तो सबसे पहले ये रहा दोस्तों हमारा प्यारा भारत। यहाँ से मैंने आपको बताया कि हम लोग चलेंगे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में, यानी साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में। तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट हम लोग क्रॉस किए, फिर आ गए यहाँ पर वेनेजुएला के पास में। वेनेजुएला यहाँ पर आपको दिख रहा है। यहीं पर छोटा सा एक देश आपको दिख जाएगा त्रिनिदाद और टोबैगो। ठीक है, त्रिनिदाद और टोबैगो ये रहा, ये कंट्री है। यहाँ की कैपिटल है पोर्ट ऑफ स्पेन। क्या है कैपिटल? पोर्ट ऑफ स्पेन यहाँ की है कैपिटल। यहाँ की करेंसी होती है त्रिनिदाद एंड टोबैगो डॉलर। क्लियर बिल्कुल। और ये सागर तो आप लोग जान ही रहे होंगे, महासागर कौन सा है? अटलांटिक महासागर है। ये सर्पिलाकार में है, ये भी पूछा जाता है कौन सा महासागर सर्पिलाकार में है। ठीक है, तो याद रखिएगा अटलांटिक महासागर होता है। अगला है हाल ही में जारी एक डेटा के मुताबिक कहाँ की बर्फ़ की चादर 1 मिलियन टन बर्फ़ प्रति मिनट की दर से पिघल रही है। तो दोस्तों अभी हाल ही में कुछ सैटेलाइट्स के माध्यम से डेटा रिलीज़ किया गया है, जिसके अनुसार बताया गया है कि ग्रीनलैंड की चादर, बर्फ़ की जो चादर है वो 1 मिलियन टन बर्फ़ प्रति मिनट की दर से पिघल रही है। ये दोस्तों 2019 के डेटा पर बेस्ड है, यानी कि पूरे 2019 वर्ष भर में जितना भी बर्फ़ पिघला हुआ है उस पर रिलेटेड ये डाटा रिलीज़ किया गया है। इसमें बताया गया है कि पूरे 2019 वर्ष भर में 532 बिलियन टन बर्फ़ पिघली हुई है। 532 बिलियन टन बर्फ़ का मतलब होता है 532 अरब टन बर्फ़। तो इतना पिघला हुआ है 2019 भर में, जिस पर रिकॉर्ड एक दर्ज किया गया है, यानी कि कैलकुलेशन किया गया है। तो होता है टोटल 1 मिलियन टन प्रति मिनट। कितना होता है? 1 मिलियन टन बर्फ़ प्रति मिनट की दर से ग्रीनलैंड की बर्फ़ की चादर पिघल रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग के कारण। ये पिघलाव दोस्तों महासागर जो हैं वहाँ पर, ग्रीनलैंड अभी मैं आपको वर्ल्ड मैप में दिखाऊंगा, तो उसके आसपास के महासागरों में जल स्तर 1.5 मिलीमीटर बढ़ जाएंगे। जल के स्तर ये यहाँ पर अभी आपको छोटा सा डाटा लग रहा है कि 1.5 मिलीमीटर ही तो बढ़ेगा महासागर में, लेकिन अगर हम लोग कंपैरिजन करें तो अमेरिका का जो कैलिफोर्निया शहर है और भारत के महाराष्ट्र और तेलंगाना जैसे राज्य जो हैं, अगर वहाँ पर इतना पानी बढ़ जाए तो 4-4 फीट जो है डूब जाएंगे। भारत के महाराष्ट्र राज्य और तेलंगाना जैसे राज्य 4-4 फीट डूब जाएंगे। इतना पानी ये पिघला है पिछले 1 वर्ष में। ठीक है, ये सब हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग के कारण। ग्रीनलैंड की बर्फ़ की चादर पिघल रही है तेज़ी से। ठीक है, 1948 के बाद अभी तक ये सबसे बड़ा बर्फ़ का पिघलना है किसी भी वर्ष में। इसके आसपास का और अगर हम लोग बड़ा रिकॉर्ड दर्ज करें बताएं तो 2012 में एक रिकॉर्ड आया था जो अब तक का बड़ा था। उसमें बताया गया था कि लगभग 432 बिलियन टन बर्फ़ पिघला हुआ है पूरे 2012 वर्ष में, लेकिन ये उसका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है 532 बिलियन टन बर्फ़ पिघल के। ठीक है, चलिए अब ग्रीनलैंड देख लेते हैं वर्ल्ड मैप में। सबसे पहले ये रहा हमारा प्यारा भारत। यहाँ से हम लोग आएंगे नॉर्थ में।
नॉर्थ में इस साइड अमेरिका की साइड ही पड़ता है ये ग्रीनलैंड। ये बड़ा सा आपको दिख रहा है देश ग्रीनलैंड, शायद इस एक पेज में आ भी ना पाए। ये जो पूरा देश है, पूरा कंट्री है, ग्रीनलैंड है। बेसिकली ये बर्फ़ से पूरा ढका हुआ है ग्रीनलैंड, ठीक है। यहाँ पर आबादी बहुत ही ज़्यादा कम है, तो यहीं पर बर्फ़ पिघल रही है। तो अब ये पिघल कर जाएगी कहाँ पर, पिघलेगी तो ये यहाँ पर अटलांटिक महासागर में आएगी, ठीक है। इधर आपको दिख रहा है आइसलैंड, तो यहीं पर बर्फ़ पिघलने की मामले की खबर आई हुई है, सैटेलाइट के माध्यम से ये देखा गया है। अगला है, हाल ही में बीसीसीआई क्यूरेटर और पूर्व क्रिकेट प्रशासक का निधन हो गया। इनका क्या नाम था? तो अभी हाल ही में गोपाल कस्तूरी नंदन जी का निधन हो गया है। ये बीसीसीआई के क्यूरेटर थे, पूर्व क्रिकेट प्रशासक थे और काफ़ी एक्सपीरियंस्ड क्रिकेटर भी रह चुके हैं रणजी टीम के। तो ये रणजी खेला करते थे 1948 से लेकर के 1963 तक, 1963 के बीच में मैसूर की तरफ से ये रणजी ट्रॉफी खेलते थे। 2 बार ये कैप्टन भी रहे, 1948-49 में एक बार रहे और एक बार 1962 के करीब में रहे थे, कैप्टन भी बने थे मैसूर की टीम से, ठीक है। तो इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। बीसीसीआई के क्यूरेटर भी रह चुके हैं गोपाल कस्तूरी नंदन जी। अच्छा, अभी चेतन चौहान जी का भी निधन हुआ। ये यूपी के कैबिनेट मिनिस्टर भी रह चुके हैं और ये भी क्रिकेटर थे। ये सुनील गावस्कर जी के साथ उतरते थे ओपनिंग करने, चेतन चौहान जी। इनका भी नाम आपको याद रखना है। यूपी के कैबिनेट मिनिस्टर भी थे, कोविड-19 की वजह से उनका निधन हुआ था। अगला है, भारत और जापान ने किस देश के साथ मिलकर आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पहल लॉन्च करने की घोषणा की? तो भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने दोस्तों मिलकर के आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पहल लॉन्च करने की घोषणा की है। ये पहल सबसे पहले तो इसका प्रस्ताव दिया था जापान ने, जापान के द्वारा ये प्रस्तावित किया गया है। इस पहल के तहत होगा ये कि चाइना के बजाय बाकी ये जो 3 देश हैं इनसे अपने आसपास के बिजनेस रिलेशंस मजबूत किए जाएं, ठीक है। आर्थिक समझौते वगैरह मजबूत किए जाएं चाइना के बजाय, चाइना के खिलाफ, ठीक है, चाइना के से मुकाबला जिससे किया जा सके। लेकिन इसका मेन पर्पज़ जो है, मेन पर्पज़ ये है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में यानी कि इंडिया पैसिफिक रीजन में एफडीआई को, एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो होता है उसको ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट किया जा सके, साथ ही साथ इस क्षेत्र को आर्थिक महाशक्ति के रूप में बदला जा सके, ठीक है। तो जो चीज़, जो बिजनेस रिलेशंस वगैरह चाइना से हुआ करते थे उसकी बजाय अब जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत आपस में किया करेंगे। क्लियर है? तो इसीलिए एक आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पहल लॉन्च करने की घोषणा हुई है, इस पर विचार किया जा रहा है अभी। अब ऑस्ट्रेलिया के बारे में जल्दी से जान लेते हैं हम लोग। यहाँ की राजधानी है कैनबरा। यहाँ पर आपको दिख रहा है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप के अंतर्गत आता है, अलग महाद्वीप है इसका, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। और ऑस्ट्रेलियन डॉलर यहाँ की करेंसी होती है। पार्लियामेंट यहाँ की संसद का नाम है। स्कॉट मॉरिसन यहाँ के 30वें प्राइम मिनिस्टर हैं। सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट, ठीक है, इसे भी याद रखिएगा। तो बस दोस्तों ये तो था हमारा आज का दिन का टॉप 10 करंट अफेयर। आई होप आप लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा होगा, वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को जल्दी से कर दीजिए लाइक, अपने दोस्तों के पास से कर दीजिए शेयर, जिससे हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके। वीडियो आप लोग शेयर करते हो, अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हो तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है, पढ़ने में मोटिवेशन भी मिलता है और अगले दिन मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश किया करता हूँ। इस वजह से आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करो। सब्सक्राइब भी कर लेना चैनल को, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, वरना नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंच पाएगी। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज का आपके लिए मेरा 2 क्वेश्चन है। पहला है, रानी ओसुलियान कितनी बार वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप जीत चुके हैं? अगला है, निम्न में से कौन सी पुस्तक चेतन भगत द्वारा नहीं लिखी गई है? दोनों ही क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट, दोनों के बारे में आपको जो पता हो डिटेल में और करेक्ट में आंसर करने का प्रयास कीजिएगा। अच्छा, अब आप वीडियो देख ली हो तो जाओ जल्दी से MGT ऐप ओपन करो और इसकी क्विज सॉल्व कर लो। क्विज जरूर सॉल्व कर लिया करो, इससे आपको पता चल जाता है कि आपने यहाँ पर जो 20 मिनट का टाइम इन्वेस्ट किया है उसका फ़ायदा कितना हुआ है, आपको कितना तैयार हुआ है। तो क्विज तुरंत जरूर सॉल्व करके कंफर्म कर लिया करो कि कितना क्वेश्चन तैयार हुआ। इसके साथ ही आपको MGT ऐप पर ई बुक्स, मॉक टेस्ट वगैरह, वीडियोज़, PDF फाइल सब कुछ मिल जाएगा, स्टडी मटेरियल वगैरह। तो आप लोग MGT ऐप नहीं इंस्टॉल किए हो, गूगल प्ले स्टोर पर जाओ और MGT ऐप को जरूर इंस्टॉल करो। चलिए बात करते हैं उन लोगों के नाम की जो लोग कल की वीडियो में करेक्ट और डिटेल में आंसर किए थे और टॉप 15 में अपना नाम दर्ज कराए थे। उनके नाम हैं रेखा बुनकर, राहुल कुमार, साबिर आलम, श्याम शेर कुमार, रमजान खान, ब्रह्मा रावत, अमित चौधरी, रविशंकर, नेहा जायसवाल, प्रिंस कुमार, अवंतिका सिंह, प्रिया सिंह और सुजीत यादव। इतने लोगों ने करेक्ट और डिटेल में आंसर किया था। आप लोग भी करेक्ट और डिटेल में आंसर किया करो। फिलहाल के लिए दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।